नमस्कार दोस्तों। भारत को चीन से कितना बड़ा खतरा है, यह बात हमारे आपके बीच में चर्चा हो, यह बात सदन में चर्चा होनी चाहिए और सदन में इस पर चर्चा हो नहीं रही। इसके अलावा पाकिस्तान से चीन की मित्रता भारत के लिए कितनी खतरनाक है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर चर्चा हो नहीं रही। भारत की अर्थव्यवस्था कितनी खतरनाक स्थिति में, इस पर चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा हो नहीं रही। भारत में बेरोजगारी, भूखमरी किस कदर बढ़ी हुई है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हो नहीं रही। राज्यों की जीडीपी, जो डबल इंजन की सरकार है, उनकी जीडीपी किस हालात में है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हो नहीं रही। देश महंगाई, बेरोजगारी के संकट से तो जूझ ही रहा है। इस देश के उद्योग संकट में जा रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हो नहीं। कुछ पूंजीपतियों की मोनोपोली स्थापित हो रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हो नहीं। क्यों? क्योंकि डबल इंजन की सरकार के मालिक यानी नरेंद्र मोदी, यानी पूंजीपतियों द्वारा पोषित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह चर्चा नहीं चाहते। वो यह चर्चा इसलिए नहीं चाहते कि यदि यह चर्चा हुई तो चीन नाराज हो जाए, और चीन नाराज हो गया तो जो भारत का खेल चल रहा है, चीन के पाकिस्तान के डर को दिखाकर असलहों की खरीद से लेकर के सारे खेल हो रहे हैं, देश की सेनाओं को कमजोर करने का खेल हो रहा है, चीन को जमीनें कब्जा कराने का खेल हो रहा है, वो खेल रुक जाएगा। चीन का धंधा रुकेगा तो नरेंद्र मोदी की कमाई भी रुक जाएगी। यही कारण है कि इस पर चर्चा नहीं हो रही। इस पर हम चर्चा करें आपके साथ, तो इसमें तमाम तथ्यों पे बात करने की। क्यों चीन और भारत की सीमाओं को लेकर के जो स्थितियां हैं, उस पर चर्चा की जानी चाहिए। क्यों चर्चा की जानी चाहिए, इसको समझें। भारत और चीन की जो सीमाएं हैं, वो 3,500 किलोमीटर से अधिक, यानी भारत को सबसे ज्यादा जो खतरा है वो इन क्षेत्रों। इसके बाद में भारत और पाकिस्तान की सीमा 1,500 किलोमीटर, इस पर बात होनी चाहिए, नहीं हो पा रही। भारत की सदैव नीति रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी कि चीन को और पाकिस्तान को दोस्त न बनने दिया, और यदि ये दोस्त बन गए तो भारत की सीमाएं ही नहीं, भारत की अखंडता भी खतरे में पड़ जाएगी। तो जब भारत की संप्रभुता भी खतरे में पड़ जाएगी, यह एक बड़ी समस्या है। लेकिन हो इसके बिल्कुल उलट रहा है। चीन लगातार बढ़ता जा रहा है और वो हिमाकतें कर रहा है जो वो करने की हिम्मत नहीं रखता। इसको लेकर तमाम पूर्व सैन्य अधिकारियों ने जो बताया, राहुल गांधी ने जो कहा, वह समझने वाला। Satellite pictures etc. which came out and which we could see the actual position what was going on in the ground. पूरे नेशन को चाइना को बोलना पड़ेगा, या तो ट्रीटी करो, एग्रीमेंट करो, या बाइकआउट। The country must be kept in the picture about what is actually going on. 2020 तक we have not lost one man to Chinese engagement. चाइना और पाकिस्तान एक हो गए हैं और
कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वनरेबल। आई डोंट जस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, आई ऑल्सो हैव लव एंड अफेक्शन फॉर यू। यू डिफेंड दिस नेशन वुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट यू। इस बात को आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की भूमि सिर्फ पिछले 8 सालों के भीतर कब्जा कर ली। और स्थिति यह है कि वो लगातार यह कब्जा करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। उसमें शांति काल में हमारे सैनिकों को भी मारा और हमारे बड़े नुकसान भी किए। इन सब के बावजूद हमारी सरकार उनसे वार्ता करने के सिवाय कुछ नहीं करती। आज भी सरकार कहती है कि अब हम उनसे नए दौर की बात करें। हुजूर, बात तो आप करते आ रहे हैं। यह वही नरेंद्र मोदी की सरकार जो कहती थी आप क्या बात करते हैं, लाल आंख करके। तो आप तो अब सत्ता में है 8 साल से, 8.5 साल, तो पौने 9 साल के, और पौने 9 साल से आप कितनी बार आप आंख से आंख लाल आंखी करके डाल पाए? उल्टा आप तो सरेंडर हो जाते। और शायद यही वजह है कि आज चीन हमारे यहां घुसा आ रहा है, सीमाओं पर पक्के इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले रहा है, सड़कें बना ले रहा है और अपने मार्ग को हमारे ऊपर ऊपर पूरा वह है जो रोड बना रहा है। वह रोड म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान उसको अधिकार देगा कि फ्रीक्वेंटली वो विजिट कर सके। और भारत अपनी सीमा को लेकर के चिल्लाता है। जो सीमा पर वो हक की बात करता है वो उसके हक की न रह जाए, ये उसकी बिल्कुल सीधी लाइन है। इसे कहते हैं बेल्ट एंड रोड। ये वही है बेल्ट एंड रोड जो ग्वादर है, और ये चीन के लिए कितनी जरूरी है इसको समझना। और ये लगातार कर रहा है, इसीलिए झगड़ा करता है, अशांति करता है। और हमारी सरकार इस पर सचेत होने की बजाय नफरत पर काम करती है। वो इस पर काम करती है कि हमने इतने लोगों को वापस हिंदू धर्म में बुला लिया। हिंदू धर्म में तो एक चीज कही, यदि आप पढ़ लीजिए, हिंदू बनाया नहीं जा सकता, हिंदू जन्मता होता है, यानी जन्म से होता है। तो आप यह नहीं कर सकते, हिंदू धर्म में परिवर्तन का कोई है ही नहीं, धर्म परिवर्तन का सिद्धांत। हिंदू जरूर अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। तो इस बात को समझिए। तो आप उसमें बिजी रहिए, नफरत में बिजी रहिए, नफरत के नाम पर लोगों को तोड़ते रहिए, लेकिन वास्तव भारत को आप बर्बाद कर रहे हो। जब देश को बर्बाद कर रहे होते हैं तो चिंता का विषय होता है। और यह चिंता आप तो करते नहीं, क्योंकि आपको बहस नहीं करानी, आपको कहीं जवाब नहीं। शुरू करो, बंद करो, बंद करो, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बंद करो, बंद करो, राजनीतिक दलों के नेता यहाँ मौजूद हैं, बंद करो, सरकार अतिक्रमण बंद करे, शुरू करो। तो इस पर बहस के लिए कांग्रेस पार्टी बार बार चिल्लाती। भारत चीन पड़ोसी राज्य ही नहीं। प्राचीन काल से जब यूरोप के लोग जंगली हुआ करते थे, जहां पर संस्कृति सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, उस दौर में भारत चीन दोनों के संबंध प्रगाढ़ हुआ करते थे। और स्थिति यह है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने जब सम्राट अशोक ने भेजा, अपने बच्चे को भेजा, तो आप समझिए कि किस तरीके से हमारे उनके संबंध थे। और नालंदा विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने वहां के लोग आया करते थे। तो इस बात को आपको समझना। और 1946 में जब चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई तो दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंध बराबर बने रहे। और उसके बाद जब चीन के संघर्ष के प्रति भारत ने विकासशील नीति
अपनाई, तो आप समझिए। और भारत ने उस पर आस्था व्यक्त की। 1949 में चीन की जब स्थापना हुई, जो आज का चीन राज्य है, और उस गणराज्य की जब स्थापना होती तो चीन गणराज्य को मान्यता देने वाला पहला गैर साम्यवादी देश भारत था। इससे भी यह समझना पड़ेगा कि भारत में विवाद की शुरुआत कैसे होती है, वह भी आपको बताऊंगा। 1954 में जून महीने में भारत चीन म्यांमार में शांतिपूर्ण तरह से सह अस्तित्व पर बात हुई। पंचशील सिद्धांत प्रवर्तित किए गए, यही नंगल में बैठ करके वो सतलुज भवन में वो बनाए गए। तो आप ये जानिए यह स्थिति, और इस स्थिति के बाद में इस तरीके से संबंध बने। लेकिन 1954 में जो भारत ने नक्शा बनाया, उस नक्शे के बाद भारत पर लगता है कि उसने जमीन हथियारी, जबकि उसने जमीन कोई हथियारी। 1993 का जो 53 का जब आप देखेंगे नक्शा, तो आपको पता चलेगा कि जो जमीन हम कह रहे हैं उसने कब्जा ली, वो हमारी कभी मूल रूप से कब्जे में असल में थी ही नहीं, वो नक्शे में हमने कर रखी। तो यह आपको समझना पड़ेगा। बहरहाल पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने चीन से दोस्ती करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी जिस तरह से अन्यायपूर्ण ढंग से चीजें हुई, उन सब चीजों को लेकर भी समझना पड़ेगा। और इसके बाद जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में चीन को हराया गया, तब चीन को समझ में आया कि उसकी स्थिति क्या है। वास्तविक नियंत्रण रेखा जो हमारे वास्तव में थी, उसको भी आज तोड़ दिया गया है। और स्थिति ये हुई कि आज चीन उससे बहुत आगे अंदर घुस आया है नरेंद्र मोदी के शासन में। इसीलिए नरेंद्र मोदी चीन पर बात नहीं करना चाहते। अब आ जाइए अर्थव्यवस्था। आप देख रहे हैं कि देश की नरेंद्र मोदी सरकार के समय में देश की अर्थव्यवस्था किस तरह गर्त में जा रही। तमाम अनुमानों के मुताबिक इस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह 6% के आसपास, और 6% के आसपास हो तो आप समझिए चिंताजनक है, जिसकी हम 8.5-9% की उम्मीद कर रहे थे। तो यह चिंताजनक है। और अब इसके बाद आइए कि डबल इंजन की जहां जहां सरकारें हैं, उन राज्यों की भी अर्थव्यवस्था सबसे बदतर है। और देश के 5 जो टॉप स्थिति में अर्थव्यवस्था वाले राज्य हैं, उनमें एक भी डबल इंजन सरकार वाला राज्य नहीं है। यानी इस देश की मौजूदा सरकार, नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार, न देश को सुरक्षित कर सकती है, न सीमाओं को सुरक्षित कर सकती है, न शासन चला सकती है, और न अर्थव्यवस्था सुधार सकती है। आज देश में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था आंध्र प्रदेश की है, 11.43%। और उसके बाद में सेकेंड नंबर पे राजस्थान की है, जो 11.04% है। तो आप ये समझिए, इसमें सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था ने कितना क्रांतिकारी काम किया। जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2.5% की हुआ करती थी डबल इंजन सरकार में, वो राजस्थान की अब 11% से ऊपर। और जिस छत्तीसगढ़ की स्थिति भी आप जानिए, छत्तीसगढ़ की भी अर्थव्यवस्था 9.6% की। तो यह आप समझिए कि किस तरीके से बाकी राज्यों से बहुत अच्छी है, डबल इंजन की सरकार से बहुत अच्छी है। तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, राजस्थान नंबर 2 पे है। बिहार की अर्थव्यवस्था भी सही दिशा में चलने लगी, और वह भी 10.98% की दर से बढ़ रही। फिर तेलंगाना की है, वो 10.88% की बढ़ रही। दिल्ली है, जिसका सरप्लस बजट होता है, इसलिए कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, वहां पर भी लेकिन 10.23% की है। फिर उड़ीसा है, उसकी 10.19% की है। उसके बाद में जो राज्य आते हैं, तब छत्तीसगढ़ का नाम आता है। तो आप समझिए
कि जिस तरह की स्थिति और फिर भाजपा शासित राज्यों की स्थिति आती है तो डबल इंजन की सरकार वालों की आती है, तो इससे आप समझ लीजिए। और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस हिंदुस्तान में सबसे बुरी स्थिति में है, वो 4.24% में है, जो जिसकी आप इतनी बड़ी बात कर। तो आप जान लीजिए कि इस देश की अर्थव्यवस्था को भी चौपट किया है इस डबल इंजन की सरकार ने, राज्यों की अर्थव्यवस्था को भी चौपट किया है, देश की कानून व्यवस्था और सबको चौपट किया है, सामाजिक प्रेम को खत्म किया है, नफरत का वातावरण बनाया है और देश की सीमाओं को भी असुरक्षित किया है। शायद यही वजह है कि वो इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए। देश दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश बन गया है नरेंद्र मोदी के समय में, और देश सबसे बड़े भूखमरों का देश बन गया है। कल ही आप देखिए सदन में पास हुआ कि 21.5 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज 1 साल तक और दिया जाएगा, यानी इतने भूखमरे लोग हैं कि 5 किलो अनाज खरीदने की हालत में नहीं। इससे आप हालात समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हो तो आपको सोचना चाहिए कि यह देश कहां जा रहा है और इस देश के लोग कहां जा रहे हैं। तो यही वजह है कि नरेंद्र मोदी डरते हैं, और जब राहुल गांधी उन पर हमला करते हैं, सच बोलते हैं और सच बोलते हैं, तो मोदी सरकार के तमाम मंत्री हो, तमाम सारे लोग हो, वो उन पर हमला करने लगते हैं, उन्हें कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बनाने लगते हैं, कभी उन्हें कुछ और कहने लगते हैं। तो आप समझिए लांछित करते हैं। जबकि राहुल गांधी जिन जिन मुद्दों पे बात करते हैं उन पर सदन में चर्चा कराने से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, मोदी सरकार डरती है, सही। और इसीलिए हिंदुस्तान के इतिहास में पहली सदन 7 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया। यह नरेंद्र मोदी के डर का सबसे बड़ा सबूत। देश सुरक्षित हाथों में नहीं, और नेहरू को बदनाम करने की कोशिश की जाती है हर चीज में, क्योंकि नेहरू ने इतनी बड़ी लकीर खींची है कि उसे छोटा नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए उसे काटा जाता है, बदनाम किया जाता है। उनके समय में हर चीज सुरक्षित, देश भी, देश के लोग भी, देश की व्यवस्था, और सुरक्षित ही नहीं रही, बनाई उन्होंने, उनकी बनाई व्यवस्था से आज ये लोग। इसलिए हमें सलाम करना चाहिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज क्रिसमस है। सभी को, देशवासियों को क्रिसमस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे ज्ञानी जैल सिंह जी का, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका आज अंतिम दिवस है, निधन हुआ था, इसलिए उनको सादर विनम्र श्रद्धांजलि है, नमन है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय जी का आज जन्मदिन है, उन्हें सादर नमन। हमारे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जो फ्रीडम फाइटर थे और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे में से एक थे, उनका भी आज जन्मदिन है, उन्हें सादर नमन। आज ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे पूर्व जो है, उनका भी आज जो है जन्मदिन है, उनको भी सादर नमन, और वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। और उसके बाद में आज अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिन है, उनको भी सादर नमन, उनको भी श्रद्धांजलि। इसके साथ एक चीज समझिए, जो वायदे किए गए थे वो राजस्थान में पूरे हुए, जो वायदे किए गए थे छत्तीसगढ़ में वो पूरे हुए, लेकिन डबल इंजन वाले कहां हैं, यही देश पूछता है। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।